हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे जो हमारी सिविक्स है क्लास 12 की, उसका चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर का पार्ट 2। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है दो ध्रुवीयता को चुनौती, जिसको गुटनिरपेक्षता कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद, मतलब जो दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, तो उसमें दोनों महाशक्तियों ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया था, जो मैंने आपको बताया था पिछली बार। जो वो कौन कौन सी थी, वो थी सोवियत संघ और अमेरिका। और ऐसे में नव स्वतंत्र देशों के लिए फिर से गुलाम हो जाने का खतरा था। मतलब कि जो नए देश मतलब स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे दूसरों की गुलामी से, तो उनको फिर से डर था कि कोई हमें दोबारा से गुलाम ना बना ले। तो इस परिस्थिति में कुछ देशों ने दोनों खेमों या गुटों से अलग रहने का फैसला किया। तो मतलब जो गुट अलग रहे, मतलब जो देश अलग रहे उन दोनों से, तो उन्हीं को ही गुट निरपेक्ष कहते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें अर्थ दे रखा है यहाँ पे अच्छी भाषा में कि किसी भी गुट में शामिल न होना, मतलब जो दोनों गुट थे उनमें शामिल नहीं हुए वो होना, और अपने आप को गुटों से बचाए रखना, मतलब कि उन गुटों से अलग रखना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र वोट या मत रखना। मतलब अगर जैसे अंतर्राष्ट्रीय में कुछ चीज होगी या कुछ भी होगी तो उसमें हम दखल अंदाजी कर सकते हैं। और गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव 1955 में बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में रखी गई थी। मतलब कि 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारा जो भारत है वो भी गुट निरपेक्ष है, और जो ये गुट निरपेक्ष देश हैं, ये अगर जैसे किसी देश के बीच में युद्ध होता है तो उसको रोकने के लिए भी ये काम करते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, मतलब कि इसको शुरू किसने किया था। तो इसमें हमारे इंडिया के भी हैं, देखो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसकी शुरुआत 3 देशों ने की थी। एक तो था युगोस्लाविया, जिसके कौन थे, मतलब जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे वो थे जोसेफ ब्रोज टिटो, और जो भारत के थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे। तो इन्होंने 1956 में ये शुरू किया था। फिर इसको देख के जो और देश थे दो जो आज़ाद हुए थे, तो उन्होंने भी इसमें शामिल हो गए। तो ये टोटल 5 हो गए, और ये इंपॉर्टेंट है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1961 में युगोस्लाविया का नया नाम जो है अभी उसे सर्बिया कहते हैं, की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, जो मतलब इसका पहला सम्मेलन हुआ था। तो इसमें कितने सदस्यों की संख्या थी, मतलब इसमें कितने देश शामिल हुए थे इसमें पहली बार में, तो इसमें 25 देश शामिल हुए थे। 2006 में क्यूबा की जो राजधानी है हवाना, उसमें भी 14वां सम्मेलन हुआ था। उसमें जैसे पहला सम्मेलन तो वहाँ पे हुआ था बेलग्रेड में, और जो 14वां सम्मेलन था वो हुआ था क्यूबा की जो राजधानी था हवाना, वहाँ पर हुआ था। और उसमें कितने सदस्य जुड़े थे उस टाइम पे, 116, और 15 पर्यवेक्षक देश जुड़े थे। और 2019 में भी हुआ, अभी पीछे से कोई 18वां जो सम्मेलन हुआ, इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ। तो यह जो हुआ इसमें अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था ये। और इसमें कितने सदस्य जुड़े, अभी इसमें 120 से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं पहले सम्मेलन में। अब एक और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें गुट निरपेक्ष या तो ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता। अब आपको ना तो पृथकवाद का मतलब पता है, ना ही तटस्थता का, तो मैंने अलग अलग करके लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो इसमें क्या है, इसमें जो पृथकवाद का मतलब क्या होता है, अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। जो पृथकवाद होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप या कुछ भी नहीं बोलता है। और सन 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, मतलब वहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो 1787 से लेकर 1914 तक अमेरिका ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। मतलब अगर कोई देश, मतलब वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसने मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं किया, ना उसको रोकने की कोशिश की और ना मतलब उनके लिए मदद की। तो ऐसे अलग हो जाते हैं। तो अमेरिका ने पृथकवाद की विदेश नीति अपनाई, मतलब वो सबसे अलग रहा, उसने किसी में कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से इसको ही पृथकवाद की नीति कहते हैं। जबकि जो गुट निरपेक्ष देशों हैं उसमें कभी भी पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई है। तो जो गुट निरपेक्ष उसमें पृथकवाद नहीं है शामिल। तो जो गुट निरपेक्ष देशों ने हमेशा शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जो प्रतिद्वंदी गुट हैं, जो गुट हैं अलग, तो उनके बीच मध्यस्थता कराने में सक्रिय भूमिका निभाई है, मतलब उनको बराबर रहने में भूमिका निभाई है जो गुट निरपेक्ष देश है उन्होंने। अब हम देखते हैं जो तटस्थता का अर्थ है उसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति। इसमें किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होना। जैसे कोई युद्ध कर रहा है तो उसमें हम शामिल नहीं हो सकते, जैसे कोई दोस्त के तौर पर शामिल हो जाता है, तो वैसे नहीं हो सकते। और जो देश इस नीति का पालन करते हैं, मतलब जो भी इस नीति का पालन करते हैं, उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में कोई मदद करे, मतलब कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। ना तो युद्ध में शामिल होते हैं और ना ही युद्ध के लिए सही या गलत होने पर कोई पक्ष लेते हैं। तो वो जो देश होते हैं वो होते हैं तटस्थता। तो परंतु गुट निरपेक्ष देशों में तटस्थता का पालन नहीं किया जाता है, ना गुट निरपेक्ष में पृथकवाद और ना ही तटस्थता है। तो इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया। जो गुट निरपेक्ष देश हैं मतलब वो टालते हैं, और दुश्मन देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास करते हैं जो गुट निरपेक्ष देश है, और जिनमें युद्ध हो रहा है उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं जो शीत युद्ध है और भारत में मतलब कैसा संबंध था उससे। मतलब
तो इसमें शीत युद्ध के दौरान जो भारत की भूमिका है वह 2 स्तरों पर थी। तो पहले स्तर में क्या था, वो सजग और सचेत तरीके से स्वयं को अलग रखना चाहता था, मतलब जो इंडिया था वो अलग रहता था शीत युद्ध से भी, मतलब सबसे अलग ही था वो। और जो दूसरे स्तर है उसमें क्या था, उसमें नए स्वतंत्र देशों का महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने का कड़ा विरोध, मतलब जो इंडिया था उसने महाशक्तियों में जो जुड़ रहे देश थे उनके लिए कड़ा विरोध किया था, मतलब उनको जुड़ना नहीं चाहिए, अपना अलग ही रहना चाहिए, ऐसा था उसका कहना। तो जो भारत की नीति थी वो क्या थी, न ही नकारात्मक और न ही निष्क्रिय थी, मतलब वो तो ना तो गलत था और ना मतलब निष्क्रिय था। और जो नेहरू द्वारा बयान था, मतलब जो नेहरू थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था जो गुटनिरपेक्ष है वो पलायन की नीति नहीं है, मतलब यह कोई पलायन नहीं है। और जो भारत का शीत युद्ध के दौरान सक्रिय भूमिका में रहना है, मतलब जो सक्रिय था भूमिका में, और जो दोनों गुटों के बीच मतभेद को कम करना था, मतलब किसी को ज़्यादा जैसे भड़काते हैं ना वैसे भड़काना नहीं था, उनको कम करना था, और मध्यस्थता और संवाद की नीति कायम रखना था, मतलब दोनों प्यार से रहे, भले ही अलग गुट में रहे। जैसे उदाहरण है 1950 के देश में जो कोरिया युद्ध के दौरान भारत की मध्यस्थता थी, मतलब उसमें जो कोरिया में युद्ध हुआ था तो वो रुक गया था भारत की वजह से। अब देखो यहाँ पर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुए वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर अपने हित में ले पाया, मतलब जो भारत है वो अपने फैसले खुद ले पाया। भारत दोबारा से गुलाम होने से बच गया। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो वह दूसरी महाशक्ति से मदद मांग सकता है, मतलब वो किसी भी महाशक्ति में जुड़ा नहीं है। अगर बाई चांस अगर उस पर कोई महाशक्ति हमला कर दे तो वो दूसरी महाशक्ति के पास जाकर मदद ले सकता है और स्वतंत्रता को कायम रख पाया और प्रभुत्वशाली दिखा और समय अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं। जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना, मतलब जो गुटनिरपेक्ष है जो वो नीति है उसकी आलोचना, मतलब उसके लिए कौन कौन लोगों ने क्या क्या कहा तो देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो आलोचकों का मानना था कि जो भारत की गुटनिरपेक्ष नीति है वो सिद्धांत विहीन है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने, मतलब जो अपना राष्ट्रीय हित है उसके लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचने के लिए उसने ये सब बनाया है। और जो भारत का व्यवहार है वो स्थिर नहीं है, मतलब वो इधर भी जाता है उधर भी जाता है, उनका ये कहना है। और जो आलोचक हैं उनका वो कहते हैं कि भारत ने 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की थी, मतलब उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति हुई थी जिससे कि सोवियत संघ से मतलब कुछ डील हुई थी या संधि की हुई थी, तो सब लोग सोचते हैं कि वो उसने मित्रता की थी उससे, तो पर ऐसा कुछ नहीं है। और जो गुटनिरपेक्ष की नीति है इसलिए उसके खिलाफ हैं वो लोग। और कुछ ने तो यह भी कह रखा है कि जो भारत है वो सोवियत संघ में शामिल था और गुटनिरपेक्ष का ढोंग करता था, तो ये सब उसके आलोचक हैं। अब हम देखते हैं कि जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है तो वो क्या है, तो इसमें क्या था, इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था, मतलब जो देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए हैं तो वो सब लोग नए स्वतंत्र देश हैं, तो उनके पास मतलब इतना धन नहीं है, वो विकसित नहीं हुए हैं अभी, वो सब विकासशील ही हैं। तो यह देश गरीब और पिछड़े हुए हैं क्योंकि इनमें जो भी मतलब इनके पास था वो सब तो अंग्रेजों ने लूट लिया, तो इसलिए वो लोग गरीब रह गए हैं। तो बिना आर्थिक विकास के इनके सामने फिर से गुलाम हो जाने का भी खतरा था, नहीं तो अगर उनका आर्थिक विकास नहीं होगा तो वो फिर से गुलाम हो जाएंगे। और इन देशों की सहायता के लिए जो नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी इसकी धारणा का जन्म हुआ, मतलब इनकी मदद के लिए ये जो व्यवस्था है ये बनी। और गरीबी से छुटकारा और कल्याणकारी नीति को अपनाना अल्प विकसित देश धनी देशों पर निर्भर न रह सके, इसलिए उन्होंने ये जो नीति है। अब हम देखते हैं जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो 1972 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन जिसको इसकी यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास सम्मेलन में कहते हैं। तो इसमें क्या था, इसका टाइटल था टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यह इसका टाइटल था। इसका शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, मतलब जो ये UNCTAD है इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव था, मतलब कि उनके लिए व्यापार प्रणाली का सुधार करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें थी सुधार के लिए, तो ये नहीं बातें तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या था, इसमें जो अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रित करना था, मतलब उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर नियंत्रण करना था। और जो अल्प विकसित देश हैं उनकी पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होनी चाहिए, जो मतलब जो विकसित देश है उनके बाजार तक जो अल्प विकसित है उनकी पहुंच होनी चाहिए ताकि वह अपना सामान वहां पर ले जाकर बेच सके। और इसी तरह जो गरीब देश है वो अपना व्यापार फायदेमंद से कर सके। तो पश्चिम देशों से महंगाई जा रही थी, प्रौद्योगिकी की लागत कम हो गई, तो मतलब कि जो पश्चिमी देश हैं उनकी जो महंगाई है वो प्रौद्योगिकी की लागत में कम हो गई थी। और जो अल्प विकसित देश है उसकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों पर भूमिका होगी।
अब हम देखते हैं जो शीत युद्ध के दायरे थे, और यह इसका लास्ट टॉपिक है। तो यह हमारा अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जहाँ विरोधी खेमों के बड़े देशों के बीच संकट के अवसर आए, मतलब कि जो खेमे थे उनके बीच में कभी कभी मतलब संकट भी आया था। तो ये कैसे हुए, तो मतलब उसमें युद्ध नहीं हुए, कई जगह पर युद्ध की संभावनाएं बनी रही और बात एक हद से ज़्यादा नहीं हुई। तो इसमें कौन कौन से देश थे, इसमें कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में आधी जनहानि हुई थी। तो शीत युद्ध के दौरान खून की लड़ाइयाँ भी हुई थी, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं बना था, और अन्य जगह पर मुठभेड़ भी हुआ, तीसरा युद्ध नहीं हुआ। पर जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने उत्तरी दक्षिण कोरिया वहाँ के मतलब जो युद्ध हुआ था उसको भी उन्होंने रोका था, और कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महासचिव हुई। और जो यहाँ पे 3 देश हैं, ये कोरिया 1950 से 53 तक यहाँ पे हुई थी लड़ाई, और जो बर्लिन है वो 1958 से 62 तक हुई थी, और जो कांगो है वो 1960 दशक के शुरू में हुई थी। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।